गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करने जाएंगे, एक नया चैप्टर शुरू करने जाएंगे जो है कि फोर्जिंग, इंट्रोडक्शन टू फोर्जिंग। फोर्जिंग वर्ड जो सुने होंगे इससे पहले, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसमें चर्चा करना चाहूँगा कि फोर्जिंग क्या है नहीं है। फिर रिपीटेटिव एक नॉलेज होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए। सब कोई सुने हैं फोर्जिंग क्या है, फोर्जिंग ब्लैक स्मिथी, तो इसको ब्लैक स्मिथी भी बोलते हैं। ब्लैक स्मिथी शॉप सबसे पहले का ये नाम था, ठीक है, जो कि अभी आके फोर्जिंग में ये इसको रूप दिया गया है, नाम दिया गया है। ब्लैक स्मिथी शॉप में जो काम होता है और होता आ रहा है अभी तक, उसमें एक कोई आयरन हो, आयरन रॉड हो, चाहे वो माइल स्टील हो, चाहे वो हाई कार्बन स्टील हो, उसको टेम्परेचर राइज करके एक प्लास्टिक स्टेज में ला करके उसको हैमर से स्ट्राइक करके एनविल के ऊपर रख के डिज़ायर्ड शेप देने का जो प्रोसेस है उसको ही ब्लैक स्मिथिंग बोलेंगे। जिसमें चारकोल के ऊपर आयरन रॉड को गर्म होने दिया जाता है, चारकोल को बर्न करके आयरन रॉड को उसमें रख के उसमें गर्म होने दिया जाता है। उसके बाद जब वो गर्म हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है, उसके बाद उसको एनविल के ऊपर रखा जाता है, देन स्ट्राइक किया जाता है हैंड हैमर से या फिर कोई पावर हैमर हो। तो वो जो प्रोसेस है उसी को ब्लैक स्मिथिंग बोलेंगे, ठीक है। और स्मिथ शॉप उस जो जिस शॉप में, जिस जगह में वो काम होता है उसको स्मिथ शॉप बोलेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं फोर्जिंग के ऊपर। फोर्जिंग क्या है? फोर्जिंग जो है बहुत ही मॉडिफिकेशन एक रूप है, मॉडिफाइड एक नाम है, जिसमें बहुत सारा और भी ऐड हो गया, जिसमें बहुत सारा कुछ चीज़ें ऐड हो गए, फीचर्स ऐड हो गए हैं, बहुत सारा वर्किंग प्रोसेस ऐड हो गया है, ठीक है। तो फोर्जिंग बेसिकली क्या है? फोर्जिंग इज अ प्रोसेस ऑकर्ड जिसमें कि आप इसमें एक मेटल को या फिर लोहा को या फिर कोई स्टील हो, माइल स्टील एमएस हो, या फिर माइल स्टील, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, जो कुछ भी हो, एट ए सर्टेन टेम्परेचर में ले जाया जाता है उसको, जिसमें कि उसका प्लास्टिक फॉर्मेशन हो, ठीक है, जिसमें उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो, उस स्टेज में उसको ले जाया जाता है। फिर हैंड हैमर की मदद से या तो पावर हैमर की मदद से, रोलर की मदद से या फिर डाई की मदद से उसको डिज़ायर्ड शेप दिया जाता है। जो शेप उसको देना होता है, जो शेप उसको चाहिए होता है, वो शेप हम देते हैं, या फिर जो ब्लैक स्मिथी शॉप का जो स्मिथर है होता है वो शेप देता है, ठीक है। तो अभी फोर्जिंग बहुत ही एडवांस हो गया है, मशीन के ज़रिए आप कर सकते हैं। आप पहले ज़माने में हैंड हैमर द्वारा आपको स्ट्राइक करते जाना था, जब तक कि ना वो अपना शेप नहीं ले लेता था, ठीक है। तो फोर्जिंग क्या है? फोर्जिंग refers as the process of plastically deforming metal or alloys to a specific shape. To a specific shape by a compressive force exerted by some external agency like hammer, press, dies, रोलर्स एट्सेट्रा। तो इसमें जो क्लियर हुआ, डिफाइन किया गया है कि फोर्जिंग इज अ प्रोसेस है जिसमें प्लास्टिकली मेटल को डिफॉर्म करना पड़ता है, उसको रेड हॉट बनाना पड़ता है, उस इतना आपको सर्टेन टेम्परेचर में ले जाया जाता है जिसमें वो प्लास्टिकली बिहेव करता है। फिर उसको
जब प्लास्टिकली बिहेव करना स्टार्ट करता है उसको क्या करते हैं, उसको एक एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स एजेंसी के द्वारा, लाइक हैमर हो, प्रेस हो, डाई हो, चाहे वो रोलर हो, रोलिंग मिल हो, तो उसमें से उसको गुजारा जाता है, उस प्रोसेस के द्वारा उसको गुजारा जाता है ताकि उसको डिज़ायर्ड शेप आप दे सकें। हैमर में हैंड हैमर से भी स्ट्राइक कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होता है, अगर बड़ा पार्ट्स हो, भारी भरकम ह्यूज शेप का पार्ट हो तो उसको पावर हैमर के द्वारा ड्राइव किया जाता है। ओके, और आपको अगर सीट मेटल वर्क करना हो, कोल्ड फोर्जिंग करना हो, तो फिर डाई वर्क के द्वारा आप कर सकते हैं, प्रेस और डाई के द्वारा कर सकते हैं। फिर आपको अगर इलोंगेट करना हो, ड्रॉ करना हो, मेटल को सीट बनाना हो, तो फिर रोलर्स की मदद से, आप रोलिंग मिल की मदद से या फिर ड्रॉयर की मदद से कर सकते हैं। तो ये हो गया फोर्जिंग, एक्चुअली कॉल्ड व्हाट इज़ फोर्जिंग। ठीक है, तो फोर्जिंग तो जान लिया, अभी जानेंगे कि फोर्जेबल मटेरियल और फोर्जिंग मटेरियल क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो फोर्जिंग मटेरियल दे आर लाइक टू बी, उसमें डक्टिलिटी होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले डक्टिलिटी जरूरी है, डक्टाइल होना चाहिए। ठीक है, डक्टिलिटी ज़रूरी है, क्योंकि डक्टिलिटी नहीं होगा तो ड्रॉयबिलिटी नहीं होगा, उसमें मटेरियल फ्लो होगा नहीं, स्ट्रेस एक ही जगह कंसंट्रेट होगा, चारों तरफ नहीं फैलेगा, स्ट्रेन उसमें ज़्यादा आने के कारण वो फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो डक्टिलिटी होना ज़रूरी है। उसमें टेम्परेचर सहन करने का क्षमता होना चाहिए, मतलब यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम होना चाहिए, डक्टिलिटी मैक्सिमम होना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो डक्टिलिटी हो गया, यील्ड स्ट्रेंथ हो गया। यील्ड स्ट्रेंथ मतलब आपका जो तब तक वो एक मेटल फोर्ज हो सकता है जब तक कि ना वो फेलियर ना हो जाए, उसका स्ट्रक्चर ख़त्म ना हो जाए। ग्रेन स्ट्रक्चर अगर पूरी उसका चेंज हो गया और पूरी डैमेज्ड हो गया तो वो मटेरियल फोर्जेबल मटेरियल नहीं हो सकता। तो इसीलिए यील्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए। यील्ड स्ट्रेंथ तो आपको होप सबको पता होना चाहिए कि जो आयरन कार्बन डायग्राम है, जिसमें या फिर जो आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेस स्ट्रेन जो ग्राफ है, उसमें क्या है, उसमें यील्ड स्ट्रेंथ जो है उसमें दिखाया जाता है कि लास्ट पॉइंट जो होता है ऐसे करके एक ले जाया जाता है। ठीक है, ऐसे करके एक ले जाया जाता है, जो कि ये आपका यील्ड स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, एक ग्राफ होता है जो कि यील्ड स्ट्रेंथ ये होता है, जिसमें आपके मेटल फेलियर, उसके बाद मेटल परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें आ जाता है, तो इसमें मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है, इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, फोर्जिंग ऑपरेशन में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें बैक करने का, रिगेन करने का शेप को कोई चांस नहीं है। अगर परमानेंट डिफॉर्म नहीं होगा मेटल तो वो शेप कैसे ले लेगा। अगर उसमें इलास्टिसिटी के लिमिट के अंदर अगर उसको किया जाता है, ठीक है, तो बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट जाना पड़ता है इस ऑपरेशन में, फोर्जिंग ऑपरेशन में। नहीं तो जो उसका शेप होता है मेटल का, जो आप स्ट्रक्चर आप बनाने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, वो रिगेन होकर फिर बैक टू द प्रीवियस शेप आ जाता है। ठीक है, तो ये सब टेम्परेचर सबसे बड़ा है। टेम्परेचर एक है जिसमें कि उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर सहन करने का क्षमता होना चाहिए। ग्रेन स्ट्रक्चर, ऐसा मेटल को आपको चुनना होता है जिसमें ग्रेन स्ट्रक्चर सबसे, और एक पॉइंट है ग्रेन स्ट्रक्चर, जिसमें ग्रेन रिफाइनेशन होना चाहिए, और वो स्ट्रक्चर जो है स्टेबल रहना चाहिए। मतलब चेंज हो भी तो थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, ज़्यादा चेंज होगा तो मटेरियल का स्ट्रेंथ घट सकता है, उसमें दूसरा प्रॉपर्टीज़ भी उसमें लॉस हो सकता है। तो ये सब चीज़ें देखना होगा, उसके बाद ही जो फोर्जेबल मटेरियल है उसको आपको डिफाइन करना, चुनना है। ठीक है, तो ये होगा फोर्जेबल मटेरियल्स। ठीक है, और भी एक चीज़ देखना है जिसमें कि आपको सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट,
मेल्टिंग पॉइंट देखना है कि लो मेल्टिंग पॉइंट अगर नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो मेटल अगर आपको जब प्लास्टिक स्टेज में आप ला रहे होते हैं तो उसमें हो सकता है कि वो फ्लूइड की तरह बिहेव करे, लेकिन फ्लूइड की तरह बिहेव नहीं करना है, प्लास्टिकली बिहेव करना होता है, तब जाके उसको डिजायर्ड शेप आप दे सकते हैं। अगर मेल्ट हो जाता है मेटल तो आप कैसे उसको शेप देंगे, ठीक है। इसीलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट जिसमें ऐसा कोई मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो, है प्लास्टिकल पॉइंट होगा, प्लास्टिक पॉइंट होगा जिसमें कि प्लास्टिकली बिहेव करेगा मेटल, उस पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली, ठीक है। तभी जाके इसको आप शेप दे सकते हैं, फोर्जिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं टर्म फोर्जेबिलिटी। ठीक है, फोर्जेबिलिटी क्या होता है? फोर्जेबिलिटी इज अ टर्म फोर्ज एबिलिटी, ठीक है, फोर्ज एबिलिटी। फोर्ज एबिलिटी क्या है? कोई चीज़ को एबल करने के लिए जो जो सरकमटेंसेस, जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होता है कंप्लीट करने के लिए, वही होता है। मतलब एबिलिटी एक होना चाहिए, आप में क्या एबिलिटी है, आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सेम होता है फोर्जेबिलिटी और मैशिनेबिलिटी, फोर्जेबिलिटी, डक्टिबिलिटी, जो कुछ भी है। तो फोर्जेबिलिटी इज एबल टू विथस्टैंड द फोर्जिंग मटेरियल within a certain load, within a certain pressure, within a given certain temperature, high temperature, without any rupture, without any failure. Okay, this is called forgeability. Without any failure, without any rupture ना होके जब तक वो मेटल विस्टैंड रहता है, फोर्ज होता जाता है और आप डिजायर्ड शेप उसमें दिया जाता है। अगर वो विदाउट डिजायर्ड शेप देने से पहले या फिर डिजायर्ड शेप देने मतलब चलते चलते जो प्रोसेस चलते चलते अगर फेलियर हो गया, मेटल फेल हो गया, तो मेटल फोर्जेबल मेटल नहीं हो सकता, ठीक है। ज़्यादातर फोर्जेबल मेटल के तौर पर रॉट आयरन यूज़ किया जाता है, ठीक है। फोर्जेबल मेटल के तौर पे रॉट आयरन को यूज किया जाता है। ओके, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्जिंग एंड लास्ट वन इज द फोर्जिंग टेम्परेचर। इसके बाद दूसरा टॉपिक लेके दूसरा एक वीडियो लेके आते हैं, ठीक है। फोर्जिंग टेम्परेचर क्या क्या होना चाहिए, बेसिकली क्या होना चाहिए। जो लो कार्बन स्टील होता है, लो कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील MS, उसके लिए क्या कितना होना चाहिए? 1250 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है इनिशियल टेम्परेचर। ओके, इनिशियल टेम्परेचर मतलब जब इसको जो फोर्जिंग का काम स्टार्ट किया जाता है, जो इनिशियल टेम्परेचर होता है ये होता है। और फिनिशिंग टेम्परेचर क्या होता है? फिनिशिंग टेम्परेचर होता है 800 टू 850 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये होता है आपका फिनिशिंग टेम्परेचर। मतलब जब उसको फिनिशिंग दिया जाता है वर्क को, तो ये टेम्परेचर उसको फॉलो किया जाता है, ये टेम्परेचर में काम किया जाता है, जो कि ये लो कार्बन स्टील एंड माइल्ड स्टील वगैरह सबका है। और आपका अगर स्टील को फोर्ज करना है तो उसके लिए हाई कार्बन स्टील और एलॉय स्टील को करना होता है। अगर आपको HCS दैट इज हाई कार्बन स्टील और एलॉय स्टील का टेम्परेचर करना है, इनिशियल टेम्परेचर आपको उसमें काम करना है। देन जो कि होता है 1100 डिग्री C टू 1150 डिग्री C, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर। एंड द फाइनल टेम्परेचर इज 825 डिग्री C टू 875 डिग्री C, ये फाइनल टेम्परेचर होता है। और लास्ट वन इज द रॉ, अगर जिसमें आप सबसे बेहतरीन, जिसमें अभी बताया कि जो फोर्जेबल बेहतरीन मटेरियल होता है, जो मेटल होता है, वो है रॉट आयरन। सबसे अच्छा फोर्ज जिसमें किया जाता है और फोर्ज जिसमें फोर्जेबिलिटी होता है, ठीक है। तो बेसिकली
रॉट आयरन का जो टेम्परेचर उसमें कैरी किया जाता है, रॉट आयरन टेम्परेचर, ठीक है, रॉट आयरन का टेम्परेचर जो होता है 1300 डिग्री सी, ठीक है, इसके ऊपर वो प्रोसेस उसमें कैरी किया जाता है रॉट आयरन के ऊपर, ठीक है। और जो आपका नॉन फेरस एलॉय होता है, नॉन फेरस एलॉय का जो टेम्परेचर कैरी किया जाता है, नॉन फेरस एलॉय का है, नॉन फेरस एलॉय का जो टेम्परेचर कैरी किया जाता है नॉर्मली होता है 600, लाइक ब्रास, एल्यूमिनियम, ठीक है, लाइक 600 डिग्री सी टू 800 डिग्री सी, ओके। इन बिटवीन दिस टेम्परेचर और जो आपका नॉन फेरस एलॉयज होता है उसका टेम्परेचर फोर्जिंग टेम्परेचर को कैरी किया जाता है फोर्जिंग ऑपरेशन के जरिए। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन टू फोर्जिंग। सबसे फिर एक बार रिपीट ओवरव्यू कर लेते हैं। फोर्जिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लास्टिकली डिफॉर्मिंग मेटल और एलॉयज टू ए स्पेसिफिक शेप बाय कंप्रेसिव फोर्स exerted by some external means like hammer, press, dice, rollers, rolling mills etc. फोर्जिंग मटेरियल्स का क्या क्या होना चाहिए? डक्ट, सबसे पहले ज़रूरी है डक्टिलिटी होना, हार्डनेस रहेगा उसमें। अगर हार्डेंड होगा मेटल, हार्डन मेटल होगा तो वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगा, कम्प्लीटली उस फेलियर हो जाएगा शुरू से ही, क्योंकि अगर स्ट्राइक होगा तो उसमें वो टूट जाएगा, उसमें ब्रेकेज आ जाएगा, ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ उसका मैक्सिमम होना चाहिए, टेम्परेचर मैक्सिमम झेलने का क्षमता होना चाहिए, ग्रेन स्ट्रक्चर उसमें ऐसा मटेरियल चुनना हो, ग्रेन स्ट्रक्चर उसका गुड हो, अच्छा ग्रेन स्ट्रक्चर हो, ठीक है। डिपेंड करता है बैड ग्रेन स्ट्रक्चर, गुड ग्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें होना चाहिए। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू बी ए फोर्जिबल मेटल और फोर्ज मेटल, ओके। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक फंडामेंटल ऑफ फोर्जिंग। उसके बाद आगे जाके डिस्कस करेंगे हॉट एंड कोल्ड फोर्जिंग के ऊपर, ठीक है।